इजरायली सेना ने एक सटीक और रणनीतिक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। देखिए, इस हमले में इजरायली वायुसेना ने उस स्कूल को निशाना बनाया जिसे होम शेल्टर नहीं, हमास की आतंक फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। यह वही स्कूल था जहां कथित रूप से बेसहारा लोग रुके हुए थे, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में स्पष्ट था यहीं से हमास के आतंकवादी ऑपरेशन चला रहे थे। हमेशा की तरह जैसे ही इजराइल ने आतंकवादियों के अड्डों पर सटीक हमला किया, वैसे ही दुनिया के प्रोपेगेंडा गैंग हरकत में आ गए। कहा गया स्कूल में नागरिक मारे गए, बच्चे सो रहे थे, विस्थापित परिवार थे, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अगर स्कूल में आम नागरिक थे तो हमास के आतंकी वहां कर क्या रहे थे। हकीकत यह है कि हमास आम नागरिकों को ढाल बनाता है, बच्चों के बीच छिपकर मिसाइलें दागता है और फिर जब जवाबी कार्रवाई होती है तो मासूमों की लाशें गिनवा कर सहानुभूतियां बटोरी जाती हैं। गाजा में वही लोग आज रो रहे हैं जो हमास के लिए ढाल बनते हैं, जो उनके अड्डों को अपने घरों में पनाह देते हैं और फिर दुनिया से रो रो कर इंसाफ की गुहार लगाते हैं। इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक हमास का सफाया नहीं होगा तब तक इस प्रकार से हमले लगातार जारी रहेंगे। 58 बंदूकों को वापस नहीं दिया जाएगा तब तक सैन्य अभियान इस प्रकार से ही जारी रहेंगे। इजराइल का यह संकल्प सराहनीय है क्योंकि यह सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की लड़ाई है। इजराइल ने सीमित राहत दी है, दवाइयां भेजी हैं, खाने का सामान पहुंचाया, मगर वही लोग जो हमास के साथ हैं इस राहत पर भी आतंक का ठप्पा लगाकर उसे हथियार बना लेते हैं। अब एक नई सहायता प्रणाली की बात हो रही थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और एनजीओ लॉबी ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें शायद शांति नहीं, राजनीति चाहिए थी। और आखिर में जो भी लोग इस संघर्ष को सिर्फ इजराइल बनाम गाजा का झूठा नैरेटिव बनाकर पेश कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि लड़ाई आतंक बनाम सभ्यता की है। हमास सिर्फ एक संगठन नहीं, एक मानसिकता है जो बच्चों को बंदूकें देती है, अस्पतालों में हथियार छिपाती है और फिर रोती है जब जवाब मिल जाता है। इजराइल आज जो कर रहा है वो केवल आत्मरक्षा नहीं है बल्कि सभ्य समाज की रक्षा, और इस लड़ाई में दुनिया को इजराइल के साथ खड़ा होना होगा, बिना शर्त, बिना भ्रम और बिना प्रोपेगेंडा के। हमास ठिकानों पर इजराइल के करारा वार किस प्रकार से हुआ वो हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद किस प्रकार का प्रोपेगेंडा सेट किया गया वो भी जानिए। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे और ये चौंका देने वाली खबर आपको रूस से हम बताएंगे। देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ उससे जुड़ी जानकारी आपको दे देते। देखिए, दावा ये किया जा रहा है कि 20 मई को जब पुतिन का हेलीकॉप्टर रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी वहां पर एक बड़े पैमाने पर यूक्रेनी ड्रोन हमले केंद्र में आ गए। इस सनसनीखेज खुलासे ने रूस की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं। रूसी एयर डिफेंस डिवीजन के कमांडर यूरी दशकिन ने यह जानकारी दी और बताया कि हम हवाई रक्षा युद्ध में एक साथ लगे हुए थे और राष्ट्रपति की उड़ान के दौरान उनके हेलीकॉप्टर की सुरक्षा सुनिश्चित थी। कमांडर के अनुसार पुतिन का हेलीकॉप्टर उस समय हवाई क्षेत्र के एपिसेंटर यानी ड्रोन हमले के बिल्कुल बीच में था। यह हमला न केवल बड़ा था बल्कि पुतिन की मौजूदगी के दौरान हमले की तीव्रता भी कई गुना बढ़ा दी गई थी। रूसी दावे के मुताबिक इस हमले में कुल 46 यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक मार गिराया और राष्ट्रपति के काफिले को सुरक्षित इस प्रकार से बाहर निकाला गया। रूस ने इसे अभूतपूर्व हमला बताया और सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे हमले की बारीकी से जांच भी कर रही हैं। हालांकि यूक्रेन की ओर से इस हमले के दावे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल राहत की बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने रूस की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह हमला वास्तव में पुतिन को निशाना बनाकर किया गया था तो यह न केवल एक रणनीतिक हमला है बल्कि रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध को एक और खतरनाक मोड़ देने की कोशिश भी हो सकती है। देखिए, इस घटना के बाद क्रेमलिन की सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आने वाले दिनों में इस पर रूस की और क्या कड़ी प्रतिक्रिया होगी ये भी देखने वाली बात होगी। क्या यूक्रेन कोई बयान देगा और इस हमले के पीछे की रणनीति क्या थी? इन सवालों पर
हमारी नज़र भी बनी रहेगी। यूक्रेन के टारगेट पर व्लादिमीर पुतिन किस प्रकार से आ गए, किस प्रकार से ड्रोन के माध्यम से उनके हेलीकॉप्टर अटैक किया गया, ये बड़ी खबर है। रूस ने किस प्रकार से 40 दुश्मन ड्रोन के मार गिराया, सुरक्षित रूप से पुतिन को बाहर निकाला गया। लेकिन ये हैरान कर देने वाली खबर है किस प्रकार से पुतिन का जो हेलीकॉप्टर है उनके ड्रोन के रडार पर था। के बीच में हालिया तनातनी के बीच में एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और ये एक मुलाकात की बात है इस्तांबुल में जो हुई। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति एक दूसरे से गले मिलते दिखाई दिए, हाथ मिलाया और भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने के कवायद में मशगूल दिखाई दिए। जी हां, पाकिस्तान को जब जब अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना होता है तो उसे तुर्की जैसे एक दोस्त जो है उनकी याद आती है और वो मिल भी जाते हैं। तुर्की जो हमेशा मजहबी भाईचारे के नाम पर पाकिस्तान को गले लगाने के लिए तत्पर रहता है। इस्तांबुल में हुई इस मुलाकात को पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर कुछ इस अंदाज में पेश किया मानो तुर्की ने भारत के खिलाफ कोई युद्ध घोषित कर दिया हो। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि इस्तांबुल में राष्ट्रपति से मिलने की खुशनसीबी हासिल हुई। अब खुशनसीबी शब्द से ही साफ है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई सुनने वाला मिल जाए तो वो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सी हो जाती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान गतिरोध के दौरान तुर्की ने उनका समर्थन किया। समर्थन या सिर्फ सांत्वना या संदेश, ये भी सवाल है, क्योंकि हकीकत यह है कि तुर्की की आर्थिक हालत खुद आईसीयू में पड़ी है। अब पाकिस्तान की हालत तो हम सब जानते हैं। आईएमएफ के दरवाजे पर हमेशा खड़ा रहने वाला ये देश दूसरों की कूटनीति का झंडा कैसे उठा पाएगा। बैठक में दोनों नेताओं ने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, एनर्जी, आतंकवाद, इस प्रकार की तमाम बातें की, ऐसा कहा गया। क्या बात हुई भगवान जाने। खैर, अब डिफेंस और आतंकवाद विरोधी सहयोग वाली बात सुनकर तो भारत समेत पूरी दुनिया मुस्कुरा उठेगी। एक देश जो खुद आतंकवाद की नर्सरी है और दूसरा जो हर वैश्विक मंच पर कश्मीरी राग अलापता है, अब मिलकर शांति और स्थिरता की बात कर रहे हैं। क्या इसलिए कह रहे हैं कि क्या बातचीत हुई, कुछ कहा नहीं जा सकता। एर्दोगान ने खुफिया जानकारी साझा करने की बात भी कही है, मगर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जैसी सरकार जिसे अपने ही मुल्क के अंदरूनी हालात का ठीक भी अंदाजा नहीं होता, वह किसी को क्यों खुफिया जानकारी देगा। स्पष्ट है कि इस मुलाकात का असली मकसद प्रोपेगेंडा फैलाना था, ये दिखाना कि पाकिस्तान को अब भी कुछ देशों का साथ हासिल है, मगर ये साथ कितना असरदार है ये हम सभी जानते हैं। न तुर्की संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ कुछ कर पाया, न ओआईसी में कोई ठोस प्रस्ताव लाया गया। भारत अब 21वीं सदी की वैश्विक शक्ति बन चुका है। पाकिस्तान और तुर्की जैसी झूठी हमदर्दियों वाली जोड़ी भारत की कूटनीति या सुरक्षा नीति को ज़रा भी नहीं बिगाड़ सकती। तुर्की राष्ट्रपति से शहबाज की मुलाकात और उस मुलाकात को पाकिस्तान में किस प्रकार से दिखाया गया, माहौलबाजी किस प्रकार की हुई, वो आप देख सकते हैं इस खबर के माध्यम से। एक समय था जब वैश्विक मंचों पर केवल पश्चिमी देशों की आर्थिक ताकत की गूंज सुनाई देती थी, पर आज भारत की बुलंद होती आवाज और उसके नागरिकों की आर्थिक ताकत ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसका ताज़ा उदाहरण हम आपको बताते हैं। दुबई की लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट में भारतीयों का जबरदस्त उदय दिखाई दिया है। नाइट फ्रैंक की ताज़ा रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि भारतीय निवेशकों ने अब इस क्षेत्र में ब्रिटिशर्स को भी पीछे छोड़ दिया है और केवल सऊदी अरब के बाद दूसरे स्थान पर हैं। क्या ये केवल आंकड़ों की बात है? बिल्कुल नहीं, ये भारत की उस आर्थिक क्रांति का प्रमाण है जो वैश्विक मानचित्र पर देश को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, वैश्विक निवेशक है। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय HNWI यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का औसत बजट 44.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये केवल धन नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास का संकेत है जो आज हर भारतीयों में समाहित हो गया है। भारत अब सिर्फ दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार नहीं है बल्कि एक निर्णायक निवेशक, भागीदार और वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। दुबई की मरीना, दुबई हिल स्टेट और अमीरात हिल्स जैसी प्राइम लोकेशंस पर भारतीयों की मौजूदगी बताती है कि हमारे देश के नागरिक अब केवल घरेलू सीमाओं में नहीं सोचते हैं, उनकी सोच वैश्विक है और दृष्टिकोण भी। एक और जहां भारतीय सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत उद्योगों को सशक्त बना रही है तो दूसरी तरफ वैश्विक मंचों पर भारत की साख भी तेजी से बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप से लेकर स्पेस मिशन, हर क्षेत्र में भारत की चमक साफ नजर आती है। चाहे चंद्रयान 3 की सफलता हो या डिजिटल इंडिया के जरिए गांव-गांव तक इंटरनेट की पहुंच, भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह 21वीं सदी का नेतृत्व करने को तैयार है।
ये नेतृत्व केवल सरकारी या नीतियों तक सीमित नहीं है, ये हर आम भारतीय के आत्मबल और संकल्प का परिणाम है। आज का भारत आत्मनिर्भर है, भारतीय आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है और वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान खुद बना भी रहा है। चाहे वो दुबई में प्रॉपर्टी निवेश की बात हो या अमेरिका में स्टार्टअप लॉन्च करना, हर भारतीय अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता, निवेशक और निर्णायक बन गया है। ये समय है गर्व करने का हम सभी के लिए, क्योंकि भारत केवल उभर नहीं रहा है बल्कि उभार के साथ नेतृत्व भी कर रहा है और ये शुरुआत भर है। हर भारतीय में शक्ति, संकल्प और सफलता की कहानी अब दुनिया देख रही है। हमारा बुलंद भारत। दुबई में भारतीयों का किस प्रकार का परचम, किस प्रकार का दबदबा बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में, वो इस खबर के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं।